आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का सेकेंड लेक्चर। कल के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा सा बेसिक्स, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उससे और आगे का टॉपिक, दैट इज़ कुछ और भी हम लोग उसमें जानकारी लेने वाले हैं कि और क्या है इस रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन एक तरह से जो ये टॉपिक है हमारा, जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह से बेसिक टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक हम लोगों का अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे के चैप्टर्स भी हमारे आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और ऐसा नहीं है कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे या हम आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। काफ़ी ईजी टॉपिक है, काफ़ी ईजिली आप लोग समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स भी नहीं है। और सबसे पहली बात तो जो भी नीट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है, ठीक है। मतलब +4 मार्क्स आप लोगों के लिए एकदम रखा हुआ है अगर इस चैप्टर को आप लोग कर लीजिए तो, क्योंकि काफ़ी ईजी चैप्टर है, आसानी से आप लोग इसका आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है। बात बाकी रही आपके बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना इस टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, आगे के टॉपिक में हम लोग चलते हैं। कल के डेट में हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे लाइफ स्पैन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, ये सब कुछ टॉपिक्स हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द लाइफ स्पैन को ही थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में। लाइफ स्पैन जो टर्म हमने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर में, वो क्या था? वो था द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अ नेचुरल डेथ, ठीक है। ये था लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती हैं, ठीक है। अलग अलग स्पेशीज का अलग अलग होता है लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन एक्चुअली में किसका कैसा होता है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मेरा समझाना भी ज़रूरी है। देखिए, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो लगभग देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जस्ट एज अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में अगर हम लोग एक क्रो को लें और एक पैरोट को लें तो दोनों देखने में तो सेम टू सेम है, मतलब कि बर्ड्स हैं, दोनों ही आसमान में उड़ते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइफ स्पैन। क्रो का लाइफ स्पैन ओनली 15 ईयर्स है, मतलब सिर्फ वो 15 साल तक जीवित रह सकता है। और यही अगर एक पैरोट की बात करें तो पैरोट का लाइफ स्पैन टोटल 140 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ लाइफ स्पैन। तरह तरह का लाइफ स्पैन है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने में सेम दिखते हैं लेकिन लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। ये आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। अच्छा, नेक्स्टली हम लोग चलते हैं, और भी कई सारे ट्रीज़ होते हैं जो देखने में एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, बेनियन ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया। देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दरख्त दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग उनके लाइफ स्पैन के बारे में कह सकते हैं क्या है? तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन है सिंपली 200 से 250 साल तक। बेनियन ट्री का लाइफ स्पैन है 200 से 500 साल तक। और यही अगर हम लोग पीपल ट्री की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जीवित रहता है, लगभग 2500 साल तक वो जीवित रहता है, 2500 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग और भी जानेंगे। इसमें आप लोगों का जो नीट के लिए क्वेश्चंस अराइज होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि गिव द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ द give the name of the organism that have maximum life span, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शनल रहेगा क्वेश्चन, किसका सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है वो आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कई सारे नाम मेंशन किए हुए हैं, जैसे एलिफेंट है, डॉग है, बटरफ्लाई है, बनाना ट्री है, मैंगो ट्री है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। कुछ एक नाम है जो आपके बुक में नहीं मेंशन किया हुआ है, तो उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए कि क्या है। देखिए, एलिफेंट, डॉग, मैंगो, बनाना, पीपल, पैरोट, क्रो, और क्या था? दैट इज बेनियन, और क्या है? फ्रूट फ्लाई,
ऐसे करके कई सारे नाम हैं जिनका लाइफ स्पैन आपके बुक में मेंशन किया हुआ, किसी किसी का दिया हुआ, किसी किसी का नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज एलिफेंट के लिए 60 to 90 ईयर्स, 60 to 90 ईयर्स। यही अगर हम लोग डॉग की बात करें तो डॉग का है 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स। यही अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो तो मैंने आपको पहले ही अभी बताया था 200 साल, 200 ईयर्स, ठीक है। यही बनाना की बात करें तो बनाना का है 25 ईयर्स। पीपल की बात करें तो 2500 ईयर्स। पैरोट की बात करें तो 140 ईयर्स। क्रो की बात करें तो 15 ईयर्स। बेनियन की बात करें तो 200 to 500 ईयर्स। यही फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक फ्लाई है, एक ग्रास हॉपर की तरह ऑर्गेनिज्म है। तो फ्रूट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, दैट इज़ ओनली 30 डेज, 30 डेज, ठीक है। यही अगर हम लोग राइस प्लांट की बात करें तो राइस प्लांट का कितना हो सकता है, आप लोग तो उसका आंसर इजीली कर सकते हैं, 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। राइस प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मंथ, 5 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक वो रह सकता है, ठीक है। फिर तो वो डाई कर जाता है ना राइस प्लांट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, और वो लाइफ स्पैन आपको कल हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ एवरेज लाइफ स्पैन भी होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन भी होता है। लाइफ स्पैन के बारे में काफ़ी सारा डिटेल्स हमने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया है, ठीक है। लाइफ स्पैन के फेजेस वगैरह हो चुके थे कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है वो देखिए। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप लोग अपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो होता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों में सबसे पहली बात, हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है डिफरेंसेस। तो हम लोग अब जब करने वाले हैं इस टॉपिक को, तो थोड़ा सा हायर ऑर्डर टॉपिक करने वाले हैं, तो इसके डिफरेंस के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स लेंगे। पैरामीटर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पैरामीटर्स हम लोग कुछ लेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग सबसे पहला पैरामीटर इसको इंक्लूड करें तो क्या इंक्लूड कर सकते हैं, गैमेट्स किस में लगते हैं बताइए। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किस में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन से रिप्रोडक्शन में, वो हम लोग अपने पुराने चैप्टर में, पुराने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें कोई गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको आंसरिंग करें, कई तरह के पैरामीटर्स में अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो कई तरह के पैरामीटर्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर हो सकता है स्पीड को लेकर के, स्पीड अगर हम लोग बोले तो कौन से रिप्रोडक्शन में ज़्यादा स्पीडली होता है प्रोसेस, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल में। तो एसेक्सुअल इज द स्पीड, मतलब स्पीड के तौर पे सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल इज द फास्ट प्रोसेस और सेक्सुअल इज द स्लो प्रोसेस, ठीक है। एसेक्सुअल काफ़ी रैपिड गति से होता है और सेक्सुअल प्रोसेस काफ़ी धीमी गति से होता है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम उसमें लगता है। अगर दूसरा हम लोग टॉपिक इसमें लें तो दैट इज़, अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें तो पेरेंट्स में क्या आ जाएगा, पेरेंट्स में क्या होगा, एसेक्सुअल के लिए किस तरह के पेरेंट्स की ज़रूरत है, यूनि पेरेंट्स या बाई पेरेंट की ज़रूरत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, एसेक्सुअल के लिए यूनि पेरेंटल हो जाएगा, यूनि पेरेंटल, और यही सेक्सुअल के लिए बाई पेरेंटल हो जाएगा, बाई पेरेंटल। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल में गैमेट्स का जरूरत है। गैमेट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम लोग लें तो नेक्स्ट इसका टॉपिक है द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग इस चैप्टर में अब कुछ और नाम से भी जानने वाले हैं फर्टिलाइजेशन को, दैट इज इसको हम लोग सिंगगैमी के नाम से भी जानने वाले हैं, सिंगगैमी। और यही फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में है क्या, फर्टिलाइजेशन इज द सिंपल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये फर्टिलाइजेशन किस में होता है, अगर हम लोग इसको फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी बोलें
तो ये किस में होता है, एसेक्सुअल में होता है या सेक्सुअल में होता है? आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो वो भी इसका आंसर इजीली कर सकता है। एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, यही सेक्सुअल में क्या बोलेंगे, यस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, ये हो गया द थर्ड वन पैरामीटर। इसके बाद हम लोग जब फोर्थ वन पैरामीटर करेंगे तो फोर्थ पैरामीटर हो जाएगा दैट इज द वेरिएशन। अबाउट वेरिएशन क्या जानते हैं आप लोग? वेरिएशन मीन्स होता है विभिन्नता, मतलब डिफरेंसेस किस में आते हैं। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा कोई बेबी उसमें ज़्यादा वेरिएशंस होंगे, या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा उसमें ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। तो ये टॉपिक मैंने कल के टॉपिक में भी बताया था, इसका डिस्कशन किया था कि अगर माइटोटिकली डिविजन्स हो रहे हैं तो उसमें वेरिएशंस बहुत कम दिखाई देंगे, मतलब लगभग आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। और यही अगर मियोसिस डिवीजन्स होते हैं तो मियोसिस डिवीजन के कारण जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस मौजूद होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ लिखेंगे द वेरिएशंस को लेकर के टॉपिक। तो वेरिएशंस किस में ज़्यादा होता है? इसमें एसेक्सुअल में नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ वेरिएशंस। ठीक है, काफ़ी सारा वेरिएशंस उसमें होता है सेक्सुअल में। जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्टली क्या कर सकते हैं, इसमें आंसर नेक्स्टली ऑप्शनल ये पैरामीटर्स क्या ले सकते हैं, दैट इज मियोसिस ले सकते हैं पैरामीटर, मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस किस में होता है, जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, मियोसिस कौन से रिप्रोडक्शन का खास प्रोसेस है, दैट इज फॉर एसेक्सुअल या सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में मियोसिस होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो, मतलब एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, मियोसिस का मतलब ही होता है गैमेट्स फॉर्मेशन होना। ठीक है, मियोसिस का मतलब ही होता है डिप्लॉयड का हेप्लॉयड में फॉर्मेशन करना। तो अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन बोले तो किस में होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हमारे सेक्सुअल में होता है, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, और यही से इसमें नहीं होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्टली हम लोग एक और टॉपिक पे आंसर कर सकते हैं, माइटोसिस पर भी हम लोग आंसरिंग कर सकते हैं। माइटोसिस किस में होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, क्योंकि माइटोसिस सेक्सुअल में भी होता है एज वेल एज एसेक्सुअल में भी होता है, लेकिन हाँ मेन फीचर वो एसेक्सुअल का ही है माइटोसिस। ठीक है, और लास्टली हम लोग एक और आंसर कर सकते हैं द क्लोन्स। क्लोन्स किस में बनते हैं, क्लोन्स किस में फॉर्म्ड होते हैं, माइसो में, ये सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में। तो क्लोन्स सिंपल सी बात है, क्लोन्स आर द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, क्लोन्स आर द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स। सिंपली हम लोग वो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। तो क्लोन्स एक्चुअली में होते क्या है कि अगर जो भी बेबी प्रोड्यूस होगा वो सेम टू सेम कॉपी ऑफ द पेरेंट होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉपी ऑफ द पेरेंट होगा, तो वो किस में हो सकता है, किस में बन सकता है, वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होगा या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होगा। सिंपली अभी अभी हमने आपको बताया वेरिएशन के बारे में कि वेरिएशन किस में ज़्यादा होता है, सेक्सुअल में। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल में तो क्लोन्स बनने की कोई बात ही नहीं आती है, तो इसलिए क्लोन्स किस में बनेगा, क्लोन्स बनेगा एसेक्सुअल में यस, और यही सेक्सुअल में नो। ठीक है, नो क्लोन्स आर फॉर्म्ड, यस क्लोन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंसेस। एकदम सिंपली सिंपल वे में डिफरेंसेस है, आप लोग इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं, इजीली ये आप लोगों को लर्न हो सकता है। अब नेक्स्टली हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए, अब हमारा टॉपिक आ गया यहाँ पे द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल का डिफरेंस तो हम लोग कर ही चुके हैं, काफ़ी आसान था हमारे लिए। अब हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से आप लोग को समझ में आ रहा है, ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। क्या बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप लोग आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें सीख करके ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हम लोग ऊंचाइयों को छू लेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग नीचे की सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आप लोग अपने पुराने क्लासेज में पढ़े होंगे, क्लास 9, 10, 8 हर क्लासेज में इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कुल 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, दैट इज नंबर 1 इज फिशन, नंबर 2 इज बडिंग, नंबर 3 इज फ्रेगमेंटेशन, फिर होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन रीजनरेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये 6 नाम आप लोग जानते होंगे कि 6 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसको मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज उन्हीं 6 को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या वो किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो रिप्रोडक्शन है जिसमें यूनिपेरेंटल काम होगा, मतलब उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट काम करेगा, डबल पेरेंट की तो ज़रूरत है नहीं। तो ये जनरली छोटे टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, लेकिन ऐसा कहना भी सही नहीं है क्योंकि बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी होता है ये प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ एक प्रोसेसेस इसके हैं जो कि सिर्फ छोटे ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, दैट इज सबसे पहला जो टर्म हमने बताया द फिशन। फिशन क्या है, फिशन फिशन क्या है, फिशन 2 तरह के होते हैं, पुराने क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज नंबर 1 इज बाइनरी फिशन एंड नंबर 2 इज मल्टीपल फिशन। होता क्या है इसमें कि बस सिंपली एक सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग कहें एक फिशन प्रोसेस और एक बडिंग प्रोसेस, ठीक है, एक फिशन और एक बडिंग, ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। ये दोनों एक तरह से हम लोग इन दोनों को कंबाइनिंग रूप से कह सकते हैं कि ओनली सेल डिवीजन, ठीक है। इनको हम लोग कंबाइनिंग रूप से कह सकते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। फिशन जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। फिशन के लिए अगर हम लोग पढ़ें तो वो सिर्फ यूनिसेलुलर्स में होता है, यूनिसेलुलर्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट एज प्रोटिस्टाज या मोनेराज, ये सब हम लोग कह सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमेशा फिशन का प्रोसेस होगा, इवन वो फेवरेबल कंडीशन में हो या अनफेवरेबल कंडीशन में हो। अगर फेवरेबल कंडीशन में वो प्रोसेस होता है, अगर फेवरेबल में होता है तो वो बाइनरी फिशन होगा, मतलब कि एक सेल मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में एकदम क्लियरली दिया हुआ है। अमीबा का ड्राइंग दिया हुआ है कुछ इस तरह से, जो आगे चल के मैच्योर्ड हो गया, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो 2 भागों में बट गया, उसके बाद वो एक अलग अलग अमीबा में डिवाइड हो गया, दैट आर डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल इसका आप लोग अपने एनसीईआरटी सिलेबस में देखे होंगे। लेकिन इसके बारे में एक और टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस? होता क्या है कि अमीबा जो होता है उसके चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो ये अमीबा सेल है इसके चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग एनसिस्टेशन कहते हैं, एनसिस्टेशन कहते हैं, ठीक है। एनसिस्टेशन के टाइम क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो वॉल फॉर्मेशन हुआ, जो सिस्ट फॉर्मेशन हुआ, वो एक हार्ड कवरिंग रहता है और जैसे ही वो इसको प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और जैसे ही और साथ ही साथ उसके अंदर का जो न्यूक्लियस रहता है वो कई सारे न्यूक्लियसेस में डिवाइड होता रहता है, ठीक है। ये जब डिविजन्स होते रहता है तो उसके बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये कई सारे अमीबाज में
डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल अमीबाज में डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम लोग अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे इसे हम लोग मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो ये एनसिस्टेशन का टॉपिक आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग इजीली लर्न कर सकते हैं कि क्या होता है। अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सिस्ट बन जाता है, उस सिस्ट के अंदर ही अंदर वो डिविजन्स, उसका न्यूक्लियस डिविजन्स करता रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन उसे मिलता है तब वो कई सारे अमीबाज में डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल अमीबाज में डिवाइड हो जाता है। और जब वो मल्टीपल अमीबाज में डिवाइड हो जाएगा तब इसे हम लोग कहते हैं स्पोर्यूलेशन, स्पोर्यूलेशन, ठीक है। मतलब हम लोग स्पोर्यूलेशन तो ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में अपने, ठीक है। स्पोर्यूलेशन हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑर्गेनिजम्स का बन जाना, ठीक है। तो जब ये फिशन के रूप में हो रहा है तब भी इसे स्पोर्यूलेशन ही कहा जा रहा है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हम लोग नहीं कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं द टॉपिक बडिंग पे। बडिंग टॉपिक क्या है वो देख लीजिए अब आप लोग। बडिंग में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज आइदर वो ईस्ट है या वो हाइड्रा है या वो एक स्पॉन्ज है, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ भी स्ट्रक्चर है जो कि इवन वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनमें होता क्या है कि इनमें सबसे पहले एक बड बनता है, ठीक है, एक स्मॉल आउटग्रोथ बनता है। इनमें आउटग्रोथ भी हो सकता है, इन ग्रोथ भी हो सकता है। बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एक्सोजेनस, एक्सोजेनस, और एक होता है एंडोजेनस, ठीक है। एक होता है एक्सोजेनस, एक होता है एंडोजेनस। अगर बड जो बन रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है वो बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो उसे हम लोग एंडोजेनस कहते हैं, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और यही अगर आप जो ग्रोथ हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसे हम लोग एक्सोजेनस बडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी। जब आप लोग अपने पुराने क्लासेस में ये टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा बस बडिंग होती है। बडिंग मतलब एक आउटग्रोथ जो कि बाहर निकलता है, कोई मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स में से एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलता है और उसके बाद वो बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये आप लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोजेनस बडिंग था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोजेनस मतलब कि आउटग्रोथ, बॉडी के बाहर का आउटग्रोथ था, एक्सोजेनस था। तो वो एग्जांपल्स आप लोग ऑलरेडी पुराने क्लासेस में पढ़े होंगे एक्सोजेनस से रिलेटेड, दैट इज इन ईस्ट एंड इन हाइड्रा, ठीक है। ईस्ट क्या था, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने ईस्ट का ड्राइंग बनाया, ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, उसमें होता क्या है कि एक स्मॉल बड पहले फॉर्म होता है, उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस इस बड में हाफ ऑफ हो जाता है, ठीक है। और ये जो बड है, ये बड कंपैरिजन टू मदर ईस्ट काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो ये जो डॉटर ईस्ट है, डॉटर ईस्ट कंपैरिजन टू मदर ईस्ट छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया द एक्सोजेनस ईस्ट, एक्सोजेनस बडिंग। यही अगर हम लोग एक्सोजेनस बडिंग इन हाइड्रा करें तो हाइड्रा में भी कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होता है। हाइड्रा में हम लोग को कुछ और टर्म्स भी पढ़ने हैं, दैट इज टेंटेकल्स वगैरह पढ़ने हैं। देखिए ये हाइड्रा है, ये आउटग्रोथ है, आपके एनसीईआरटी में ड्राइंग दिया हुआ होगा, उसमें इस तरह से टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज टेंटेकल्स, टेंटेकल्स कहलाते हैं। टेंटेकल्स आर नथिंग बट द स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। टेंटेकल्स है क्या, टेंटेकल्स स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि क्या काम करते हैं, वो किसी भी चीज को कैच करने का काम करते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग नाइडोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। टेंटेकल्स आर ऑल्सो नोन एज नाइडोब्लास्ट सेल्स, और इसे ही हम लोग स्टिंगिंग सेल्स मतलब चिपकाने वाला सेल्स एक तरह से कह सकते हैं। ये टेंटेकल्स बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। फॉर द कैचिंग इट्स प्रे ये काम कर सकता है,
फॉर द डिफेंस, मतलब किसी से बचाव के लिए ये हेल्पफुल होता है टेंटिकल्स। तो हाइड्रा में टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, ठीक है। और साथ ही साथ ये मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है, थोड़ा सा डिफेंस के लिए, कैचिंग इट्स प्रे के लिए ये सब काम करता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स किस सेल से बना होता है? नाइडोब्लास्ट सेल से बना होता है, ठीक है। नाइडोब्लास्ट किस तरह का सेल से? स्टिंगिंग सेल से, किसी भी चीज़ को कैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब एंडोजेनस की बात करें, एक स्पॉन्ज की बात करें, तो स्पॉन्ज में कुछ इस तरह से बड बनता है। उसके बाद ये बड जो है ये इंटरनल बड है। इंटरनल बड फॉर्मेशन होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं इंटरनल बड में, जिन्हें हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं, बड। और इसके अंदर का जो सेल्स है उसके हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और यही आर्कियोसाइट्स अपने नेचर में टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब कि ये डिविजन्स का कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं, तभी जाके ये कई सारे स्पॉन्जेस में डिवाइड हो जाते हैं। और ये आर्कियोसाइट्स जब अलग अलग हो जाते हैं, जब बर्ड्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो ये कई सारा स्पॉन्ज बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारा स्पॉन्ज बना देते हैं। ये एक तरह से किसका एग्जाम्पल हो गया? इंटरनल बडिंग, मतलब कि एंडोजेनस बडिंग का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये बडिंग का टॉपिक तो एकदम ही क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए, कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है। द फिशन एंड द बडिंग, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन एंड बडिंग में आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जितना टॉपिक्स है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कभी भी नीट में नहीं पूछा जाता है, नीट में या बोर्ड एग्जाम्स हो किसी में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, साथ ही साथ हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस भी कंप्लीट करेंगे। इन सारे टर्म्स को हम लोग आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप लोगों को इन टॉपिक्स को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।